हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी मार्च के लास्ट वीक में आया है, जिसमें जो हमारे कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए थे उनका एक वीडियो, उनके इंट्रोडक्शन का वीडियो और उनकी जो तैयारी थी उसके बारे में बेसिक जानकारी के लिए हम उनसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लर्निंग केमिस्ट्री के, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि ये जो टॉपर्स हैं, सभी सेलेक्टर्स हैं, सभी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनसे हम कुछ हमारी तैयारी के बारे में क्वेरीज जानना चाहते हैं, इनसे इनके इनकी जो रणनीति रही है उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो इसके लिए गूगल फॉर्म हमने लॉन्च किया और गूगल फॉर्म में लोगों ने भर भर के सवाल भेजे हैं। इतने सवाल तो क्या पता हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और वो जो सवाल हैं उनको आज इस ऑनलाइन सेशन में हमारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2024 की एग्जाम के, उनके सामने रखने वाले हैं और वो उनका जवाब देंगे। यानी कि जो सवाल तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो पूछना, इनसे जो पूछना चाहते हैं, उनका ये आज जवाब देंगे। सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में कौन कौन जुड़ा है उनका मैं एक बार इंट्रोडक्शन लेकर के, उनका नाम बता करके, फिर हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं वो हम इनसे पूछेंगे और इनकी रणनीति के बारे में जानेंगे। तो ये जो सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और इसी में एक रैपिड फायर राउंड भी हम रखेंगे। उसमें इन सब से एकदम फटाफट कुछ इनकी तैयारी के बारे में बिल्कुल जो बारीक बातें हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो रैपिड फायर राउंड जो है वो हम इस ऑनलाइन सेशन के बीच में या लास्ट में रखेंगे, है ना। और उसके पहले जो स्टूडेंट्स के सवाल हैं वो लेंगे। तो चलिए, हमारे साथ आज के इस ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं यासु गुप्ता गंगानगर से। इनकी अभी का जो रिजल्ट आया था उसमें रैंक 1 थी। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं झुंझुनू से, जिनकी आरपीएससी का जो रिजल्ट था उसमें रैंक 7 थी। हमारे साथ सुमन राठौड़ फलोदी से जुड़े हुए हैं, जिनकी रैंक 26 थी। और हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं अनामिका शर्मा जी, जिनकी रैंक आरपीएससी के रिजल्ट में 24 थी। तो सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से। और आप सभी को हार्दिक, एक बार फिर से हार्दिक बधाई, एक बार फिर से आपका अभिनंदन और इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। तो थैंक यू सर। हम लोग शुरू कर सकते हैं, बताइए। यस सर। ओके ओके। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने, देखिए, सवाल काफ़ी सारे भेजे हैं। उसमें हमने क्या किया है कि सवालों की सॉर्टिंग कर ली, एक टॉपिक से संबंधित सवालों को एक जगह कर लिया। और क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए एक टॉपिक के जो सवाल थे उनको हमने एक जगह कर लिया। तो सबसे पहले रणनीति के बारे में हम जानना चाहेंगे यासु से। और जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है आज का, वो ये है कि अब जो बचा हुआ टाइम है, जो लगभग 2 महीने का है, इसमें किस तरह से हमें रिवाइज करना चाहिए, इसमें हमें केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसमें हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसमें ओवरऑल रणनीति क्या होनी चाहिए, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या एक बच्चे को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें बताएंगी रैंक 1 धारी यासु गुप्ता फ्रॉम गंगानगर। यासु प्लीज। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो रिवीजन के लिए जो मैंने तरीका फॉलो किया, सबसे पहले तो मैं एक्टिव रिकॉलिंग करती थी। मतलब कोई भी चैप्टर को अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने 2 से 3 बार तो पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद में अब ये करने का टाइम आ गया है कि हम बुक्स को बंद करके और दिमाग में रिमाइंड करें कि हमने क्या पढ़ा, क्या भूल रहे हैं, या उसको दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करें, या एक पेपर पेन लेके उसको नोट डाउन कर लें कि क्या मतलब हमें चीज भूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसको, जो हम चीजों को भूल रहे हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम 1-2 पेजेस के समरी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम लास्ट के 1 वीक में हमें हेल्प मिलेगी, उससे हम रिवीजन कर सकते हैं। और सर साथ साथ में पीवाईक्यू बुक की भी हेल्प लेनी चाहिए हमें, क्योंकि सर पीवाईक्यू बुक से हमें ये हेल्प मिलती है कि जो आरपीएससी के क्वेश्चंस का ट्रेंड मिलता है कि क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं और हमें उसको सोल्व करना है, इसको हमें लेने में हेल्प मिलती है। और हमने पूरा अपना कंटेंट तो पढ़ लिया है अभी तक, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कंटेंट में कहाँ कमी रह रही है, उसको हम ऐड ऑन करते जाएं अपने कंटेंट में। और साथ में सर जितने टेस्ट पेपर्स दे सकें उतने टेस्ट दें,
क्योंकि सर टेस्ट देने से हमें पता चलेगा कि हमारी क्या मिस्टेक्स हैं। और सर एक मेन बात यही रहती है कि हम टेस्ट तो दे देते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन नहीं देखते उसका कि क्या उसमें हमारी मिस्टेक रही, क्या क्वेश्चन क्यों गलत क्यों हुआ, उसके पीछे क्या मिस्टेक रह रही है। तो उसको सोल्व करने की ट्राई करनी चाहिए कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक है, या क्या हम कुछ बार हम न्यूमेरिकल्स में यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते हैं और डायरेक्ट कर जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस में लगता है कि हमारा आंसर तो उसमें ऑप्शंस में दिया भी होता है कि आंसर तो आ रहा है, और हम सोचते हैं कि क्या पता क्या रहा होगा। तो सर बस यही है कि मतलब इन 3 स्टेप्स को हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो वो अच्छे से अपना कंटेंट पढ़े, उसके बाद पीवाईक्यू बुक से हेल्प ले, और फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज की हेल्प ले। बस अब यही बात है, रिवीजन तो सर 2 मंथ में ऐसे ही होगी। ओके 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 यासु, आपने सच में हाँ। एकदम सही बताया। तो मैं इसी बीच आपसे ये पूछ लूं कि जो हमारे वाली जो पीवाईक्यू बुक है जो आपको जो परीक्षा से पहले दी गई थी लर्निंग केमिस्ट्री वाली, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, वो क्या आपको मतलब आपकी तैयारी में उनका रोल कैसे रहा, और क्या वो आरपीएससी जिस दिशा में जा रही है उस दिशा के लिए उनका रोल कितना अहम हो जाता है आपकी तैयारी में, वो बताएं हमें प्लीज। तो बहुत हेल्पफुल रही वो मेरी पूरी प्रिपरेशन में। एक सर पीवाई की बुक तो सोल्व करनी हर स्टूडेंट के लिए मस्ट ही है, और आपका कलेक्शन इतना अच्छा है बुक्स का। और सर टेस्ट सीरीज में भी चाहे सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पूरा इतना कलेक्शन अच्छा है। और सर साथ में हर टेस्ट के बाद में वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो मेरे को जो भी डाउट आते थे या तो उसमें रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन रहता है, रिपोर्ट करके आपका रिप्लाई आ जाता था हर क्वेश्चन का, या फिर वीडियो सोल्यूशन देख लेती थी मैं। तो उसका बहुत अच्छा हमें एक जगह कंटेंट मिल जाता है सारा, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। जी जी बिल्कुल। तो हमें ये समझ में आ गया। अच्छा, क्या आप इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब लास्ट के 2 महीने में प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें? हाँ जी सर, कंटेंट तो पढ़ना ही है सर, पर इतना नहीं कि सारे टाइम हम कंटेंट ही पढ़ते रहें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जितनी हो सके उतनी वो ही करनी है, और जहाँ ओ, पे हमें क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं कंसेप्ट को वापस से पढ़ लें, बुक से पढ़ लें, स्टैंडर्ड बुक से, कैसे भी। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे टिप्स दिए एग्जाम के लिए। इसी के साथ हमारे जो बाकी साथी जुड़े हुए हैं, अनामिका जी हैं, सुमन जी हैं, प्रियंका जी हैं, इनसे भी मैं जान लूं कि 2 महीने की रणनीति में, 2 महीने की जो रणनीति है, अब जो 2 महीने बचे हुए हैं उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी तरफ से और है क्या? यासु ने जो बताया उसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट टिप्स आप सजेस्ट कर सकते हो क्या? जी सर, जैसे कि जो भी कंसेप्ट हमें हार्ड फील होते हैं कि ये हमें दोबारा लास्ट टाइम पे और रिवीजन करना चाहिए इनका, तो उनके हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एक जगह उसको कलेक्ट करके, और उनका बार बार रिवाइज करें ताकि वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको इजीली सॉल्व कर पाए। और जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि पहले तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज को एक जगह मतलब कलेक्ट करके उसको नोट कर ले, और फिर लास्ट टाइम पे उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और यही है कि जो जो कंसेप्ट या जो जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू में हमें हार्ड लगता है उसको मतलब मार्क मार्क करके फिर उसको एग्जाम से पहले एक बार और रीड आउट कर ले, ये सबसे एग्जाम में कुछ। ओके ओके ओके। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम जैसे हमने 2 महीने की रणनीति के बारे में समझ लिया कि इसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपने थ्योरी पहले पढ़ ली हो। अभी पूरा थ्योरी पढ़ के अभी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो जो मतलब अगली वैकेंसी की तरफ देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि आप पहले थ्योरी कंटेंट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब का मतलब आप उसके साथ गो थ्रू हों, उसको सीखें, ठीक है, और उसके बाद आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाएं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे आ जाएं। ये एक सीक्वेंस है जो हमारे साथी जो हैं वो इशारा करना चाहते हैं। अब देखिए, पिछली बार आपने देखा होगा कि रिजल्ट में फर्स्ट पेपर का रोल बहुत अहम रहा है। इवन पॉलिटिकल साइंस की तो लिस्ट आपने देखी, केवल 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सारी की सारी सीट खाली है ना। उसमें तो हालांकि जी पॉलिटिकल सर। साइंस का पेपर भी हार्ड था, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट आपने देखे होंगे फर्स्ट पेपर का रोल बहुत उभर करके सामने आया है। और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी लेकिन फर्स्ट पेपर में वो कहीं ना कहीं रुक गए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, लास्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए,
उसमें स्कोरिंग पार्ट कौन सा है, कौन सा छोड़ सकते हैं, कौन सा कवर कर सकते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट टिप्स है उसके लिए हम जानना चाहेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी हमें फर्स्ट पेपर के लिए गाइड करेंगे। प्रियंका शर्मा प्लीज। जी सर। सर मैं स्ट्रेटेजी एक जो मैंने फॉलो की थी वो मैं बता सकती हूँ, और या फिर अगर मैं तैयारी करती तो इन 50 दिनों में मैं कैसे तैयारी करती, मैं ये बताना चाहूंगी। जैसे कि अभी 50 दिन बचे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पेपर करने का तरीका है वो वीकली होना चाहिए। यानी कि हमारी जो प्लान बनना चाहिए वो वीकली प्लान होनी चाहिए। और वीकली प्लान में हम ऐसे कर सकते हैं कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, साइकोलॉजी, ये सब छोटे पार्ट हैं, तो ये लगभग अगर हम इनको 1-2 घंटा भी डेली का देते हैं तो ये 2-3 दिन लगते हैं इनको सब्जेक्ट को करने में। या फिर अगर हम इनको एक साथ करना चाहें तो हम एक लास्ट का वीक रख सकते हैं इनके लिए, तो 6-7 दिन इनके लिए मैक्सिमम है। और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर और इंडियन पॉलिटी, इनको हम दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। और जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर तो डेली पढ़नी है, 1-1.5 घंटा करंट अफेयर को देना ही है। और इस प्रकार से हम रख सकते हैं। या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे कि जीके वाला पार्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, मैथ रीजनिंग इनमें से कोई एक माइनर में से, और करंट, मतलब 3 चीज को हम साथ लेके चल सकते हैं। जीके को हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें जैसे कि 1.5-2 घंटा, और बाकी को माइनर को इनको हम 1-1.5 घंटा दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी कवर भी होते हैं और इनका रिवीजन में जल्दी नंबर भी फिर से आएगा। यानी कि ये लगभग 25-30 दिन में शायद कवर हो जाएंगे इस हिसाब से हम करते हैं तो। और फिर से रिवीजन होगा तो शायद एक अच्छे से माइंड में बैठ जाते हैं और क्वेश्चन पेपर अच्छे से इजीली हल हो जाएंगे। और कंटेंट की बात करूं तो जहाँ से मैंने पढ़ा था तो इंडियन हिस्ट्री मैंने पवन भंवरिया सर की एक बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की, वहां से पढ़ी थी। और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के मेरे पास एक कलाम एकेडमी के नोट्स थे, और कल्चर के मैंने एक राजवीर सर के नोट्स भी थे मेरे पास, तो मैंने वो पढ़े थे। और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए विजय सियाग सर, जो कि स्प्रिंग बोर्ड में भी पढ़ाते हैं और कलाम में भी है उनका, तो मेरे उनके नोट्स पढ़े हुए हैं। साइकोलॉजी के लिए विवेक पारिक सर जो कि कलाम में पढ़ाते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग से साइकोलॉजी उनसे ही पढ़ी है। और मैनेजमेंट के लिए SS यादव की एक बुक आती है, जिसमें राजेश सिंवर सर भी हैं, वो मैनेजमेंट अच्छी लगती है वो मुझे, मतलब मैंने वहीं से पढ़ी थी। और करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल पढ़ सकते हैं, मूमल 2 मंथ की आती है, और लगभग इसमें 4-5 महीने का शायद लास्ट 4 to 5 मंथ्स ठीक रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि रिसेंट करंट मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से। और ज्यादा पीछे का पढ़ना शायद 1-2 क्वेश्चन के लिए समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से, तो हम ज्यादा 4-5 महीने पर ध्यान दें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। और फिर स्कोरिंग पार्ट, तो स्कोरिंग पार्ट मुझे लगता है जीके वाला पार्ट स्कोरिंग है, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं और वो लगभग 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैथ्स भी, रीजनिंग मैथ्स भी स्कोरिंग है। इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी और साइंस, वो भी स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आते हैं और वो हो जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं। छोड़ने की बात करूं टॉपिक, तो मैंने इंग्लिश छोड़ी थी क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने 2 टॉपिक पढ़े थे उसके, क्योंकि एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं सर कोई भी टॉपिक, हम्म। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है वो सारा टच जरूर किया है। लेकिन इंग्लिश में मैंने टॉपिक छोड़े हैं, 2 तो जरूर पढ़े हैं, वॉइस एंड नरेशन। उसमें से क्वेश्चन आते भी हैं और वो हो भी जाते हैं, तो आपको इंग्लिश में ये 2 टॉपिक तो जरूर ही पढ़ने हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी। इसके अलावा आपको जम के मेहनत करनी है और अपना सारा टाइम रिवीजन में ही देना है। थैंक यू प्रियंका। आपने काफ़ी कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको समेटने की कोशिश करी है, लेकिन देखो फर्स्ट पेपर इतना इम्पोर्टेंट है और उसका सिलेक्शन में इतना अहम रोल है, इसलिए हमें फर्स्ट पेपर के बारे में देखो अच्छी तरह से डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे हैं कि आप वो आपकी स्ट्रेटेजी से खुद का गाइडेंस लेंगे, है ना। तो इसलिए अब मैं यासु गुप्ता से पूछना चाहूँगा कि यासु, प्रियंका ने जो हमें बताया है उसके अलावा
हम और क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट पेपर की हमारी कोई जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं रहे, कोई कमी ना रहे। यासु गुप्ता, थोड़ा सा हमें गाइड करें प्लीज। सर पहले तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी पार्ट पूरा स्किप ना करें जैसा इन्होंने बताया, क्योंकि सर सभी पूरे पार्ट्स में से 5-5 क्वेश्चंस ही आते हैं हर पार्ट में से। हम ये सोचे कि हमें जियोग्राफी या हिस्ट्री हार्ड लग रही है, इसको हम स्किप कर जाते हैं और ये मैथ, हिंदी, रीजनिंग ये वाले पार्ट कवर कर लेते हैं। कभी कभी हो सकता है उनमें से हार्ड क्वेश्चंस पूछ लें, और ये जो हम पार्ट छोड़ के जा रहे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसमें से इजी क्वेश्चंस पूछ लें। जो बेसिक, जो पहले पीवाई के क्वेश्चंस कभी कई कई बार पूछ चुके हैं वही पूछ लें। तो किसी को भी स्किप ना करें पूरा पूरा, और मतलब जितना बेसिक हो सके उसका उतना तो कम से कम एटलीस्ट कवर करके जाएं। और जो इन्होंने बुक्स बताई वही सब रेफर की थी मैंने भी। चलिए, वेरी गुड। अब हमारे दो मेंबर्स और हैं। आप भी फर्स्ट पेपर के बारे में कोई आपके पास स्पेशल जानकारी हो जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती हो, कोई आपके पास ऐसा तरीका हो, है ना, जो उनकी तैयारी में हेल्प कर सकता हो, या कोई इंपॉर्टेंट टिप। अनामिका और सुमन प्लीज। सर फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने भी यही बुक्स रेफर की थी। और सर साइकोलॉजी के लिए मैंने सर धीर सिंह धाबाई को फॉलो किया था, वो साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो मैंने उनकी बुक्स लेके और उन्हीं से पढ़ा था। और बाकी सब बुक्स मैंने यही रेफर की थी। और ओके सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिशा 2020 की बुक्स आती हैं, उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ओके ओके, गुड गुड। अनामिका। सर थ्योरी के साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी इम्पोर्टेंस है फर्स्ट पेपर में। हम्म। टेस्ट जितने हो सके उतने अटेम्प्ट करें, क्योंकि ठीक है। फिर वहां पे अगर यहाँ पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक हो जाएगा तो वहां हम्म प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट को मैनेज करना यहीं हम्म, से डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो। सही इससे बात है, है कि मतलब। हम्म, टेस्ट टेस्ट सीरीज से हमें यही हेल्प मिलती है कि वहां पेपर को मैनेज किस तरीके से, टाइम मैनेजमेंट, और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करें, इजी क्वेश्चन को कैसे करें। तो टेस्ट सीरीज का भी इम्पोर्टेंस है फर्स्ट पेपर में मेन। ओके, वेरी गुड। तो आपने इसको एड ऑन किया कि भी थ्योरी के साथ साथ आप टेस्ट लगाते रहें ताकि आपको एक बैठता रहे कि भी किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है ना। तो आपने टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी ये मैं आपसे अभी नहीं पूछूंगा, ये रैपिड फायर राउंड में पूछूंगा। मैं आप हमारे जो देख रहे हैं साथी, है ना, इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक रैपिड फायर राउंड हमने रखा है हमारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में। उस रैपिड फायर राउंड में इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे और मतलब इनकी तैयारी से जुड़ी हुई अहम जानकारियां हैं वो इनसे पूछी जाएगी। तो इन्होंने टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी ये हम बात करेंगे रैपिड फायर राउंड में। ओके। अब फर्स्ट पेपर के बारे में हमने कुछ कुछ समझने की कोशिश करी है। अब देखिए, बच्चों ने जो सवाल लिखे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं आपको। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने करंट से रिलेटेड, करंट जीके को कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में बहुत सारे सवाल किए हैं कि कितना दिन का पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। क्योंकि अभी करंट जो जिस तरह के सीन है आरपीएससी में, जिस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी दे रही है करंट को लेकर के, उस तरह से कैंडिडेट्स के मन में थोड़ा सा डर है कि भाई करंट हमारा सही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, और स्पेशली मैं सुमन से सवाल करना चाहूंगा कि सुमन आप हमें ये बताओ कि करंट अफेयर को कैसे तैयार हमें करना चाहिए, है ना, और कितना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। इंडिया का करंट है, वर्ल्ड का करंट है, कई सारी चीजें लिखी है बच्चों ने। तो आप हमें करंट की तैयारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दो, कंटेंट बताओ, जैसा भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। जी सर। सर करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको स्किप तो नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी सर 3 पार्ट्स में आते हैं, राजस्थान करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो हमें लगभग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर आरपीएससी पूछती है, तो उसी महीनों का पढ़ना चाहिए। इससे पहले का करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और सर इसमें भी राजस्थान करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए हमें राजस्थान सूजस को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और सर 2 मंथ की मूमल करंट अफेयर की बुक आती है, मैंने वही बुक पढ़ी थी, वो अच्छी है। और और लास्ट में करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बुक लाके तो डेली का 15-20 मिनट का अगर थोड़ा करंट अफेयर को दे देना तो सही रहता है रोज का। तो इसमें यूट्यूब पर एक सर हैं जो पढ़ाते हैं डेली का करंट अफेयर, नानक क्लासेस से, तो मैंने वहीं से रोज का करंट अफेयर पढ़ती थी। और फिर ये 2 मंथ की मूमल करंट अफेयर पढ़ती थी, तो सर इससे हो जाता है। ठीक है। ये आपने हमें करंट के बारे में बताया। अब मैं अनामिका
जैसे पूछना चाहूंगा कि एक तो आईसीटी और पेडागोजी ये शायद सेकंड पेपर में है, अनामिका। यस यस सर। सर। ओके, तो एक तो आप हमें आईसीटी और पेडागोजी के बारे में गाइड करो, और दूसरा करंट वाले में भी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो भी आप हमें बताओ, अनामिका प्लीज। ओके सर। सर सेकंड पेपर में जो आईसीटी और पेडागोजी का पोर्शन है, उसके शायद 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे सेकंड पेपर में। तो उसमें मैंने तो अवनी पब्लिकेशन के जो धीर सिंह सर है, उनसे, उनके ही गाइडेंस में, उनके नोट्स से और उनके यूट्यूब वीडियोस से और पीवाईक्यू वगैरह से वहीं से अच्छे से रिवीजन किया था और अच्छे से अटेम्प्ट भी किए क्वेश्चन उनसे। मतलब पहले अपन पीवाईक्यू देख लेते हैं तो उससे ये होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। तो हम क्वेश्चन को इजीली मतलब ट्रीट कर सकते हैं। ये ही क्या सर मैंने आईसीटी और पीडागोजी का। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अनामिका। अब आईसीटी और पेडागोजी के लिए, है ना, हम बाकी साथियों के भी विचार जानने चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले सुमन से पूछना चाहूंगा, आईसीटी और पेडागोजी के बारे में आपके पास कोई टिप्स, कोई ट्रिक है क्या, या कोई अच्छा कोई गाइडेंस है क्या, बताइए। सर मैंने भी धीर सिंह धाबाई को फॉलो किया था इसके लिए, तो उन्हीं की ओके गाइडेंस में मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। ओके, तो हमारे बाकी साथी याशु, प्रियंका, बताइए, आईसीटी पेडागोजी का कोई स्पेशल टिप है, कोई कंटेंट है, या कुछ कैसे तैयारी करें, कुछ आइडिया है? सर मैंने तो कलाम वाली बुक ली थी, फिर उससे किया था। ओके, वेरी गुड। प्रियंका? जी सर, मैंने एक तो पेडागोजी तो मैंने धीर सिंह सर की पढ़ी थी, और आईसीटी के मैंने चैप्टर नाथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़े थे। ओके, यस। तो अब देखो, मोटा मोटा हमने जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करी है, और सेकंड पेपर वाला आईसीटी पेडागोजी है, ये भी हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म, मैं यहीं पर कहना चाहूँगा कि ये वाला जो पोर्शन है, नॉन केमिस्ट्री पोर्शन जिसको बोल सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट पेपर हुआ और सेकंड पेपर में आईसीटी पेडागोजी वाला हुआ, ठीक है ना, या मैनेजमेंट वगैरह जो भी है, मैं पूरा नहीं जानता हूँ। तो इसके बारे में नॉन केमिस्ट्री पोर्शन जितना भी है, इसके बारे में और कोई यदि आपके पास टिप्स है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है ना, तो मैं सभी जो हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि और कोई फर्स्ट पेपर के बारे में आप कुछ भी टिप्स, कोई रिवीजन ट्रिक या कुछ भी आप बताना चाहते हो तो बताओ, ताकि फिर हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। जी सर, जैसे कि हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी में क्योंकि ऐसे टॉपिक बहुत सारे होते हैं जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने होते हैं, तो उनके लिए हम, जैसे कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, नदी प्रणालियां हैं और मिनरल्स हैं, तो उनको हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और वो ज्यादा समय तक याद भी रहता है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हम मैप से पढ़ सकते हैं वो। ठीक है, तो चलो फिर एक काम करते हैं, रैपिड फायर राउंड का एक सवाल तो मैं यहीं पर लीक कर देता हूं पहले ही। फर्स्ट पेपर की बात चल रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ऐसे ही, कि फर्स्ट पेपर के लिए आपने यदि कोई टेस्ट सीरीज ली थी, है ना, और यदि वो आपको अप्रोप्रिएट लगती है, आप उसको सजेस्ट करना चाहते हो, तो वो कौन सी है ना, सबसे पहले अनामिका जी। सर मैंने तो उत्कर्ष क्लासेस से ली थी फर्स्ट ठीक है, पेपर के लिए टेस्ट सीरीज। ओके, देन प्रियंका? सर मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। ओके, देन सुमन? सर मैंने भी टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, पीवाई की बुक लेके आई थी, उससे सॉल्व किया था। ओके, लास्ट में याशु गुप्ता? सर मैंने यहीं पे ऑफलाइन टिकम सर से ली थी, यहाँ पे गंगानगर ओके से। ओके, तो आप तो कुल मिलाकर के अब हम ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट पेपर की आपकी पूरी स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स तक चली गई है, राइट? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अभी तक हमने फर्स्ट पेपर के बारे में, हमारे जो सेलेक्टेड साथी हैं, जो चैंपियंस हैं लर्निंग केमिस्ट्री के, इनसे फर्स्ट पेपर के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज हमने इकट्ठा किया कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब हम बेसिकली केमिस्ट्री वाले पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, या आपकी तैयारी से रिलेटेड जो जनरल सवाल हैं और भी कई तरह के, उनकी तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, वो है रैपिड फायर राउंड का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम हमारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके साथ में एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं,
यानी कि इनसे इनकी तैयारी के बारे में धड़ाधड़ कुछ सवाल पूछने वाले हैं और ये लोग उसका जवाब देंगे, है ना। तो सबसे पहला सवाल, आपको अपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अलग अलग मार्क्स बताने हैं। जल्दी से शुरू कीजिए। अनामिका फर्स्ट। सर मेरे फर्स्ट पेपर में थे 66.38 एंड सेकंड पेपर में 222। ऑटोमेटिक चलते चलो अब। प्रियंका। फर्स्ट पेपर में मेरे 83.11 और सेकंड पेपर में 226.85। सुमन। फर्स्ट पेपर में सर 56.88 और सेकंड पेपर में 224। याशु। सर फर्स्ट पेपर में 97.8 और सेकंड पेपर में 267.4। ओके, आप सभी ने अच्छा स्कोर किया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब वो सवाल जिसका लोग जानना चाहते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और आपके नेगेटिव कितने हुए, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, 50-50 वाले करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क लिया और डाउन आ गए। तो उनको उनको बताने के लिए कि अप्रोक्सीमेटली कितने तक अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये बताइए कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और लगभग कितने नेगेटिव हुए। अनामिका से शुरू करेंगे हम लोग। सर मैंने फर्स्ट पेपर में 48 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 11 नेगेटिव हुए। और सेकंड पेपर में मैंने 135 प्लस किए थे और 111 करेक्ट हुए थे कट करके। फर्स्ट पेपर में सर मैंने 45 अटेम्प्ट किए थे और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। और सेकंड पेपर में मैंने 135 अटेम्प्ट किए और उसमें से 16 रॉन्ग हुए। सर मैंने फर्स्ट पेपर में 48 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 7 to 8 रॉन्ग हुए, और सेकंड पेपर में मैंने 128 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 10 रॉन्ग हुए। याशु। सर मैंने फर्स्ट पेपर में 54-55 के अप्रोक्स अटेंड किए थे, उसमें मेरे 6 to 7 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। और सेकंड पेपर में अप्रोक्स 141 या 142 के राउंड सोल्व किए थे और उसमें भी 6 to 7 नेगेटिव थे। 67 नेगेटिव थे। 6 to 7। 6 to 7। ओके ओके ओके। तो देखो, अब यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया तो आप बहुत ही अलर्ट थे ताकि आपके नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो। जैसा कि आप लोगों का सुनने से मुझे यही समझ में आया है कि आपके कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हों फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, जिनके नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हों। तो जब भी आप टिक करें, फाइनल ओएमआर में गोला काला करें, तो कृपया प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आपके नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। हमारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका सुनने से आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्क नहीं लिया जो नेगेटिव जाने के चांसेस हो, इन्होंने कंट्रोल किया अपने हाथ पर। प्रियंका का आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर में केवल 2 या 3 ही नेगेटिव हैं, ठीक है ना। और इन सब के कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने एकदम हवाई फायर किए हैं सवालों में और ढेर सारे निगेटिव हो गए, ऐसा नहीं है। तो आपको कंट्रोल करना सीखना होगा और वो आएगा प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कंट्रोल अपने आप पे करना सीखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि आपने सिलेबस को कितनी बार रिवाइज किया। अनामिका से शुरू करेंगे हम। सर मोस्टली 4 to 5 टाइम्स। सर मेरा 2-3 बार हो गया था रिवाइज शायद। सर मेरा भी 2 से 3 बार रिवाइज किया था मैंने सिलेबस। सर मैंने कंटेंट को 2 से 3 बार पढ़ के उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स को सर हाँ बारी बारी ओके, तो हमें यह समझ में आ गया कि टोटल कितनी बार रिवीजन किया इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब लेकिन ये बच्चे सवाल करते हैं ना, ठीक है, तो उसलिए हमें ये लेना पड़ा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का सुनने से मुझे ये समझ में आया कि टोटल कितनी बार रिवाइज किया इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर ये होता है कि हम 1 या 2 बार रिवाइज करें और फिर अपना जो वीक पॉइंट है उस पर फोकस करें, ठीक है। जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका नहीं भी रिवाइज करेंगे तो कोई बात नहीं, सीधा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अपना जो वीक पॉइंट है, जो वीक यूनिट है, वो क्या बोलते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। और हमने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं उसके थ्रू रिवीजन करना है। वेरी गुड आंसर बाय यू। एक जो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं वो कहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये बहुत पूछते हैं कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि आप ऑन एन एवरेज आपका स्टडी आवर्स कितना होता था, स्पेशली परीक्षा के जो पहले वाले 6 महीने थे उनमें, प्लीज। सर मेरा 10 to 12 आवर्स पर डेली। प्रियंका। सर
जी सर। सर मेरे मतलब एग्जाम एकदम नजदीक आ गई थी तब तो मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा था, लेकिन पहले मैं 3-4 घंटे ही पढ़ पा रही थी क्योंकि जॉब भी थी। और जैसे एग्जाम नजदीक आई तो मैं 9-10 घंटे पढ़ लेती थी। ओके सुमन। सर मैं 8 से 10 घंटे डेली। यासु। सर मेरा टाइम को ऐसे देख के नहीं पढ़ती थी कितना टाइम पढ़ना है, बस ये था कि इफेक्टिव स्टडी करनी है अपनी, और जो डेली के टारगेट या गोल जो मैंने बनाए हैं उसको बस कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये भी निकल के सामने आ गया कि एक दिन में आप कितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। बेहतर ये होगा कि आप वीकली टारगेट बनाओ और उसको उस वीक में ख़त्म कर दो। चाहे एक दिन आपने 2 घंटे पढ़ा हो, चाहे अगले दिन आपने 10 से 12 घंटे पढ़ लिया हो। नहीं समझे आप? तो एक वीकली टारगेट बनाएं या 3 दिन का टारगेट बनाएं और फिर उसको उस ड्यूरेशन में अचीव करें। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा है, आप लोग स्टडी से कभी ब्रेक लेते हो? जैसे एग्जाम के नज़दीक वाले दिनों में, जैसे अभी 2 महीने बचे हैं, इनमें आप पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक में आपको क्या करना पसंद है? उसको आप कैसे मैनेज करते थे? अनामिका से शुरू करेंगे हम। ब्रेक में मोस्टली मैं तो फ्रेंड्स से मतलब डिस्कस करना कि जिससे कि जो रेगुलर पढ़ाई करते करते माइंड में जो स्ट्रेस बन जाता है वो थोड़ा सा कम होता है, या फिर सोना ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हाँ माइंड फ्रेश फील करता है। ओके, नेक्स्ट। जी सर, ब्रेक में अगर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है तो घर वालों से बातचीत करना, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उससे थोड़ा सा खेल लेना, और थोड़ा लंबा ब्रेक है तो 10-15 मिनट की नैप हो सकती है। ओके, आगे आगे चलते रहो बस। सुमन। सर मैं ब्रेक में अपने पेरेंट्स के साथ बातें करती थी, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस करना होता था तो वो करती थी, या फिर मैं कहानी सुनते थे सर। ठीक है, याशु। सर मेरा भी यही, मैं पेरेंट्स के साथ बात कर लेती थी, अपने भाई से कॉल पे बात कर लेती थी, यही सर, ठीक है, मम्मी के साथ कुछ कर लेती थी। ओके ओके ओके। तो अब मेरे को फटाफट आप जल्दी से जवाब देना कि आपका फर्स्ट ग्रेड का ये जो सिलेक्शन हुआ है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। मेरा भी सर फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। सर मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले जो एग्जाम दिया था वो जस्ट मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी, तब मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी नहीं, वो ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दिया था। बाकी प्रिपरेशन के बाद यही एग्जाम दिया। सर मेरा भी फर्स्ट एग्जाम था। ओके, तो आप सारे फर्स्ट वाले हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आ ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ और बतानी, एक चीज़ और पूछनी है आपको कि लर्निंग केमिस्ट्री की जो पीवाई की बुक थी, जो पिछले साथ कोर्स के साथ दी गई थी, ठीक है, और आप उसमें मतलब क्वेश्चन पेपर्स के स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने रख करके वो 300 350 पेजेस के आसपास बनाए थे। बड़ा बड़ा ही एक वो होच पोच सा अव्यवस्थित तक सा कलेक्शन था, लेकिन उसका उसका बेसिकली आपने क्या उसको पूरा कर लिया था क्या आपकी तैयारी से पहले? ये हम जानना चाहेंगे फटाफट। हाँ सर, पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे एग्जाम से पहले, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उनको मार्क करके दोबारा से उनका रिवाइज किया था। सर पूरा हो गया था, और पूरा क्या, मैंने 2-3 बार पढ़े हैं पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सर मैंने भी कंप्लीट कर लिया था उसको, और वापस अच्छे से उसका रिवीजन भी किया था। तो मेरा भी अप्रोक्सीमेट कवर हो गया था, उसके बाद जो भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने ऐड ऑन कर लिए थे अपने कंटेंट में। ओके, वेरी गुड। तो क्या यदि मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि पीवाई की बुक जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, या आरपीएससी जहां आरपीएससी के एक्सपर्ट जहां जिस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं उनको समझने में, और क्या बोलते हैं, एक चैप्टर को रिवीजन करने में, क्या वो एक बेहतर टूल है क्या, ये बताओ। ठीक है, चैप्टर जी मतलब सर। हाँ हाँ, सारे बोलो चाहे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो एक बेहतर टूल है ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे यस नो में और बताओ कि टेस्ट सीरीज से पहले पीवाईक्यू लगाना चाहिए या टेस्ट सीरीज के बाद में, क्या सीन है? सर सर पहले पहले लगाने लगाना चाहिए। चाहिए। पहले सर, पहले। टेस्ट सीरीज से पहले। ओके, तो लेकिन अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे कम टाइम बचा है ना, तो कई लोग क्या कर रहे हैं, बिना थ्योरी पढ़े सीधा पीवाईक्यू पे जा रहे हैं, तो वो गड़बड़ है, वो फिर हम्म। उनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो पीवाईक्यू पढ़ने से पहले मेन सावधानी, यदि हम ये कहें तो शायद उचित होगा, आप लोग भी इसको मानोगे कि भाई थ्योरी आप अच्छे से कवर करो पहले। सही बात है ना? अब यस सर। जी हाँ, सर। अब लास्ट सवाल है आपसे
कि लोग बाग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तैयारी करने वाले टेलीग्राम कई कई ग्रुपों में जुड़े रहते हैं, ठीक है, कंटेंट इधर उधर करते रहते हैं या चलता रहता है, इसका ये देख लिया, इसका ये देख लिया, बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में रहते हैं बहुत जगह, ठीक है, यूट्यूब में कोई भी स्ट्रेटेजी का वीडियो आ गया उसको चला करके बैठ गए, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, अनामिका से हम शुरू करेंगे, कि सोशल मीडिया आप कितना यूज़ लेते थे, लिमिटेड यूज़ लेते थे, और आपने उसको कैसे मैनेज किया, बताइए। सर मैं तो सोशल मीडिया का बहुत कम यूज करती थी तो मतलब ओनली 10 मिनट के लिए ब्रेक में ऐसे, और जब कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नोट्स रिलेटेड क्लासेस मोस्टली उनके लिए यूज किया मैंने। तो प्रियंका। सर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम, इन पर तो मैं हूँ भी नहीं। और यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना होता है, कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन करने हो तो वो डाउनलोड कर लिए और वो देख लिए। मतलब नेट ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि फिर वो नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप होते हैं तो उन पे ध्यान जाता है। और फिर एग्जाम जैसे जैसे पास आती जाती है तो ऐसे भी माहौल बना देते हैं कि एग्जाम नहीं होगी। आप कैसे मतलब 1 महीने में या फिर 10 दिन में पढ़कर आप तुक्का कैसे लगाएं, ये वीडियो भी आते हैं, तो ज्यादा नहीं देखती थी। और मेरे ख्याल से, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, कि आरपीएससी के ज़्यादातर हर एग्जाम से पहले एक बार तो ऐसा आता ही है कि एग्जाम पोस्टपोन कराएंगे, ये रिट लगा रहे हैं, या ऐसा हो रहा है, और शायद अपनी फर्स्ट ग्रेड से जी पहले सर, भी ऐसा हुआ होगा, जहां तक मेरे को ध्यान में आ वो रहा हुआ है। था सर, वो बोर वाला भी हुआ था, तब ज्यादा हुआ था। हाँ तो और नेट की एग्जाम भी थोड़ी डेट भी टकरा रही थी उससे। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, है ना, अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे समय नहीं बताएं। अब सोशल मीडिया पे विचार रखेंगे अपने सुमन। सर मैं भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम वो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए यूज करती थी, और बाकी यूट्यूब सिर्फ पढ़ने के लिए। इसके अलावा तो मैं किसी पर एक्टिव हूँ नहीं, ना मैं यूज करती हूँ इतना। वेरी गुड। यासु। मैं भी सिर्फ यूट्यूब पे ही हूँ, वो भी कोई डाउट आता कुछ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो सिर्फ वही देखती थी, इंस्टा पे फेसबुक पे नहीं है सब। ओके, तो एक तरह से आपने काफ़ी बड़ा मैसेज दिया है लोगों को, जो चारों तरफ ग्रुपों में रहते हैं, अनावश्यक रूप से 15 20 40 50 टेलीग्राम ग्रुपों में रहते हैं, जो नोट्स काम के नहीं आए हैं, है ना, अनावश्यक रूप से जैसे ही पता लगता है कि ये पीडीएफ आ गई उसको डाउनलोड करके मोबाइल की मेमोरी भर लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप एक कंटेंट को पकड़ें, एक कोर्स को पकड़ें और उसको फॉलो करें, है ना, ये बात है। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपने क्या बोलते हैं, ये रैपिड फायर राउंड था, इसका बहुत अच्छे से सामना किया, और एक छोटे से टाइम में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी तैयारी से रिलेटेड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिली है, ठीक है। अब हम वापस जो स्टूडेंट्स के प्रश्न हमें मिले थे उनका सिलसिला हम वापस आगे बढ़ाते हैं, और अब बेसिकली केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड और जनरल क्वेरीज से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हमारे सामने एक सवाल बहुत बार आया है स्टूडेंट्स का, काफ़ी लोगों ने लिखा है उसको, कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी हमें बताओ, हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी उनको जो न्यूमेरिकल्स है स्पेशली, ठीक है, उनका क्या किस तरह से उनको कवर अप करना है, या कैसे उनको हम डील करें उनसे। और एक चीज़ और, एक किसी ने लिखा है कि आप क्या एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक या अप्रोक्सीमेशन वाली टेक्निक आपने अपनाई थी क्या? अप्रोक्सीमेशन मतलब एक लगभग आंसर निकाल करके फिर ट्रिक करना, या एग्जैक्ट आंसर आपने निकाला था, इस तरह के भी इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। तो हम यासू से जानना चाहेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल के लिए क्या सटीक स्ट्रेटेजी है, यासू। यस सर। सर न्यूमेरिकल्स के लिए तो सबसे पहले प्रैक्टिस मेन है, और इसके लिए सर स्टार्ट हम बेसिक से कर सकते हैं, 11th 12th की सर एनसीईआरटी से। उसमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस, उससे हमारा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसी से, क्योंकि इतने काफी लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस या इजी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। और सेकेंडली सर हम बीएससी की बुक्स पे मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब पहले ये दो बुक्स, एनसीईआरटी देन बीएससी बुक्स, उसके बाद ही हमें आगे कोई स्टैंडर्ड बुक्स पे या जैसे पूरी शर्मा पठानी है उस पे मूव ऑन करना चाहिए। पहले सर इन दोनों के बेसिक जो न्यूमेरिकल्स हैं उससे डील करना चाहिए, और सर जितने टेस्ट पेपर दे सके उतना देना चाहिए। उसको भी सर ऐसा है कि एक टाइम मैनेजमेंट करके दे, पूरा टाइम शेड्यूल डिसाइड कर ले, अपना टाइमर लगा ले साथ में, और मतलब कितनी देर में हमें क्वेश्चंस करने हैं उस अकॉर्डिंग करें, जिससे हमें स्पीड की भी एक्यूरेसी रहेगी और टाइम का भी मैनेजमेंट रहेगा। और सर अप्रोक्सीमेशन का तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है, पहले सर ऑप्शन से देख ले सकते हैं
कि उसमें अगर ज्यादा मतलब नजदीक में ऑप्शंस हैं तो ज्यादा अप्रोक्सीमेशन काम नहीं आएगा, अगर ज्यादा डिफरेंस है तो वो यूज कर सकते हैं। ओके। अब मैं आपको ये एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारी लर्निंग केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू बुक है, ठीक है, उसका कितना अहम रोल है फिजिकल केमिस्ट्री को तैयार करने में या न्यूमेरिकल्स को तैयार करने में, वो भी हमें समझाएं। यस सर, उसका बहुत रोल है, क्योंकि उससे हमें पूरा पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस, कैसे आरपीएससी की आज डिमांड है, कैसे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर रही हैं। उसमें भी सर यही रहेगा कि हम पहले अपना थ्योरी कंटेंट वाला जितना भी पोर्शन है उसको अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद देन हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और जो हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका फिर जाके अपने कंटेंट में चेक करें क्या फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, या हमें कोई यूनिट कन्वर्जन में या कोई लॉग की टेबल में, तो उससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो धीरे वेरी गुड। हम्म। धीरे हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो न्यूमेरिकल के लिए ये स्ट्रेटेजी है। न्यूमेरिकल के लिए बाकी साथी कोई, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बाकी साथियों को कोई दिक्कत आई हो और उन्होंने कोई अच्छा इलाज किया हो जो शेयर करना चाहते हो न्यूमेरिकल या फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, बताओ कोई भी। सर जो भी न्यूमेरिकल्स है उनके जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है उनको एक पेज में नोट डाउन करके उनको अच्छे से रिवाइज करके तो न्यूमेरिकल्स में इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है। और प्रियंका आप बताओ, न्यूमेरिकल की आपकी प्रैक्टिस का साधन, सबसे बड़ा साधन क्या था? सर प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनके क्वेश्चन और आरपीसी पीवाईक्यू के क्वेश्चन, मतलब ओ- यही किए थे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा फिर हम यूज टू हो जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लगते हैं। ओके, यानी कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल देखने से सीख जाते हैं क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मतलब उसका सॉल्यूशन दे दो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप खुद उसके साथ लड़ो, सही बात है ना। आप खुद जूझो उसके जी साथ। सर। गलत होगा हो जाएगा, क्या फर्क, कोई थोड़ी ना हमें गिरफ्तार करने आ जाएगा कि बगल के थाने वाले आ गए, "ए, कैसे गलत किया" बोल के, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो वो गलत होगा हो जाएगा, लड़ेंगे, सीखेंगे, दोबारा देखेंगे, फॉर्मूले को देखेंगे, यूनिट अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, सीखने का प्रोसेस है एक, तो हर किसी को इससे गुजरना होता है। तो इसी के बारे में हम सुमन से जानेंगे। भाई, फिजिकल केमिस्ट्री आपने कैसे तैयार करी, बताओ। सर मैंने थ्योरी पढ़ने के बाद पहले सबसे पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली। उससे मतलब पैटर्न पता चल गया कि आरपीएससी में इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है कि अपन को बहुत सारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी, बहुत स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना हो। और फिर मैंने ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने के बाद मैंने सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, बस इतना ही किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों की स्ट्रेटजी एकदम सटीक है और इसने सटीक तरह से काम किया, जिसका परिणाम तो हम देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल्स की बात तो हो गई। काफ़ी लोगों ने हमें ये लिखा है कि वो जॉब में हैं या वो मतलब महिला कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, ठीक है, संयुक्त परिवार में रहते हैं या परिवार की जिम्मेदारी है, उन लोगों को क्या है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। उन लोगों, ऐसे लोगों के भी बहुत सारे सवाल आए हैं कि सर हमें कुछ बताओ, बोल करके कैंडिडेट से पूछो उन्होंने कैसे मैनेज किया, या आप कुछ बताओ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे दो साथी हैं, प्रियंका जी और अनामिका जी, जो पहले से जॉब में रहे हैं, या क्या बोलते हैं, अनामिका का तो शायद बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हुआ जॉब में, राइट, अभी हाँ ट्रेनिंग ही सर। चल रही है ना। तो हम हम्म। बेसिकली प्रियंका से और अनामिका से पूछना चाहेंगे कि ऐसे जो हमारे साथी हैं उनको हम क्या सलाह दे सकते हैं ताकि वो बेहतर कर पाएं। ओके सर। सर जैसे जो जॉब की टाइमिंग है उसमें सुबह हम सब कुछ कंप्लीट करके 2 से 3 घंटे प्लान कर ले स्टडी का, ऐसे ही शाम को फिर सारा काम फ्री करके फिर 8 से 11, तो ऐसे डेली के 4 से 5 घंटे भी अगर अपन रेगुलर करते हैं तो इजीली कर सकते हैं एग्जाम को फाइट। ठीक है। अब प्रियंका से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया भाई अपने ऑफिस आवर्स के साथ में, और तैयारी भी, और इस तरह से बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए और कुछ सलाह दीजिए हमारे साथियों को। सर मैंने जैसे स्कूल होती थी तो स्कूल से पहले मुझे, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो तब मुझे शायद 3-4 घंटे मिल जाते थे, और शाम को मैं 1-2 घंटे निकाल लेती थी। तो इस मतलब 3-4 घंटे तो मैं आराम से पढ़ लेती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लग गई तो मैंने छुट्टियां ली थी। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका एक बार रिवीजन हो गया है या फिर होने वाला है और आप सीरियस मोड में हैं, जो जॉब करते हैं, तो आपके पास यही मौका है। और
आप अगर आपकी आर्थिक कंडीशन अच्छी है तो आप 1-1.5 महीने की छुट्टी लेकर अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम है रिवीजन का, और रिवीजन अच्छे से होगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और शायद आप जॉब भी सिक्योर कर पाओगे फर्स्ट ग्रेड में। तो मेरी सलाह है कि आप छुट्टियां ले लें तो बेहतर है, क्योंकि जो 15-15-16 घंटे पढ़ रहे हैं उनकी बराबरी शायद 3-4 घंटे में नहीं हो पाएगी। तो हम्म। जरूरी है सर, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा फिर। ये बात आपने एकदम मेरे जो मन की बात है उसको आपने मतलब मेरे मन के तार हैं उनको छू लिया आपने, क्योंकि मेरे साथ जी यही सर, मैंने भी इंसिडेंट, 20 दिन की छुट्टियां ली थी। हाँ यही इंसिडेंट मेरे साथ हो रखा है। तो छुट्टी वाले मामले में थोड़ा सा मैं भी बता दूं, ठीक है। मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए लगभग 1 से 1.5 महीना मैं छुट्टियों पे रहा था, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में गुवाहाटी में था तभी। तो वो छुट्टियां तो चलो मैंने मैनेज कर ली कैसे तैसे करके, है ना। और उसमें फिर मुझे एक चीज़ और लगी कि मतलब क्या बोलते हैं वो मैं टुकड़ों में ले पाया, क्योंकि एक साथ इतनी लंबी छुट्टी मिल नहीं रही थी। तो टुकड़ों में ले ले करके भाई, कुछ छुट्टी ली फिर जो 2-4 दिन ज्वाइन किए, फिर कुछ छुट्टी ली फिर 2-4 दिन ज्वाइन किए, इस तरह से लेकर के जब मैंने तैयारी करी तो ही बैठ पाया, वरना तो शायद ये बैठता नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की परीक्षा में आजकल तैयारी का जो स्तर जा रहा है ना कैंडिडेट्स का, उसको compete करने के लिए और अपनी तैयारी को संपूर्ण करने के लिए हमें टाइम तो देखो लगाना पड़ेगा। बिना टाइम लगाए आउटपुट नहीं आएगा। और टाइम लगाने के लिए यदि आपको छुट्टी आप ले सकते हो, आप इस सिचुएशन में हो, तो मेरे ख्याल से आप लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप छुट्टी लेकर के आप ये काम कर सकते हो, है ना। तो ये आपने सही सलाह दी है। यदि कोई अपनी इस पोजीशन में है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक साथी ने हमारे लिखा है सवाल में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की लर्निंग केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक का कितना योगदान है पेपर में, बताओ भाई। इनको परसेंटेज चाहिए, ये तो वो 10 का दम वाला सवाल हो गया कि कितने परसेंट भारतीय ऐसा करते हैं बोल करके, ये वैसा इन्होंने सवाल किया है। तो कितना परसेंट योगदान है इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका अहम रोल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज लेते हो। तो कैसे यूज लिया सुमन ने, मैं हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे लेकर के और मतलब किस तरह से पीवाईक्यू बुक जो लर्निंग केमिस्ट्री की थी जैसी भी थी टूटी फूटी, ठीक है, वो उसका कैसे इन्होंने यूज लिया और मतलब अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाया इन्होंने, सुमन। यस सर। सर पीवाई की बुक बुक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। मैंने थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसे पीवाई क्यू बुक को सॉल्व किया, तो इसके साथ साथ मेरा रिवीजन भी हो गया। और इस बुक की एक खासियत है, इसमें सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के नहीं, आरपीएससी के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हमें एक साथ मिल जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब किस यूनिट को ज्यादा करना है ये भी पता चला। और सर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसमें वीडियो सॉल्यूशन देख के उससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गए। तो सर इसने बहुत हेल्प करी, ओके, वेरी स्पेशली गुड। इससे रिवीजन भी होता गया मेरा। यस यस, फाइनली देखो, लड़ाई तो आपको ही लड़नी है, बुक आपके हाथ में है, संघर्ष तो आपको ही करना है, ठीक है। तो ये बात है। तो मेरे ख्याल से परसेंटेज तो इनको क्या बताएं, इनको जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा। अहम रोल है, सिलेबस को रिवाइज करने में अहम रोल है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में अहम रोल है। न्यूमेरिकल्स भर भर के दे रखे हैं, आरपीएससी के भी हैं, उसके अलावा भी हैं, उनको भी यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो न्यूमेरिकल सीखने में भी अहम रोल है ना। कुल मिला के अहम रोल है। लेकिन वो तभी है अहम जब आपकी पढ़ने की इच्छा शक्ति है अहम, यानी कि आप उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तब तो अहम रोल है। यदि वो साइड में पड़ी है अलमारी में पैक होकर के, तब काय का अहम रोल है, ठीक है। तो ये बात है, ओके। तो मेरे ख्याल से इनको जवाब मिल गया होगा। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ही सीरियस नोट है, वो ये है कि इस बार आरपीएससी ने पीजी का सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने जो एग्जाम फेस किया था और अभी जो बच्चे फेस करने जा रहे हैं उसमें पीजी के सिलेबस में दिन रात का अंतर है, ठीक है। तो पीजी वाला जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ये ऐसा मेरे को मतलब ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है, कि पीजी वाला जो पोर्शन है वो सिलेक्शन निर्धारित करने वाला हो सकता है या होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि सीनियर सेकेंडरी और वो यूजी वाला ज्यादातर लोगों का क्लियर होता है, पीजी में आकर के थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। तो पीजी के पोर्शन को बेहतर करने का क्या तरीका है, पीजी कैसे कवर किया जाए, जो नए टॉपिक्स आए हैं या जो भी रणनीति है उसकी पीजी वाले पोर्शन की, इसके लिए हम आते हैं यासु के पास। यासु, हमें समझाएं कि जो नया सिलेबस है पीजी वाला उसका क्या करना है, कैंडिडेट्स को कैसे कवर कर सकते हैं। यस सर। सर पीजी वाला पोर्शन इस बार काफी नया ऐड हुआ है, तो सर कंफर्म बात है कि एग्जाम में इसका वेटेज तो बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे आएंगे और ये सिलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर तो बनेगा। ये बात सही है सर।
सर इसके लिए सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। तो इसके लिए सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो 2023 में भी लगा था और अभी भी लगा था, 2 बार हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेटेस्ट में। तो उनमें सर देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सर उसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, यूनिट बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए अब हर किसी के लिए चैप्टर में हम देखें तो अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करना पड़ता है सर, जो बीएससी एमएससी में हम सब पढ़ते आए हैं। तो अगर किसी ने अच्छी तरीके से वो बीएससी एमएससी में अच्छे से वो बुक्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो मैं तो यही कहूंगी उसी पे जाए। मैंने तो यही किया था कि बीएससी एमएससी के टाइम पे साथ साथ में ये बुक्स अच्छे से पढ़ी थी, और मैंने नेट की प्रिपरेशन भी की थी। तो उसके साथ तो मेरे नोट्स प्रिपेयर थे, और मैंने यहाँ पे लर्निंग केमिस्ट्री से कोर्स भी लिया हुआ था, तो इन दोनों से मेरा अच्छे से मैनेज हो गया। और पीवाई की बुक तो है ही, उससे मुझे पता चलता रहा था, और कुछ नए क्वेश्चंस इस बार जो आए वो मेरे वहां से कवर अप हो गए थे। तो मैं बस सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि ये पोर्शन अच्छा है तो इसको अच्छे से कवर अप करें, इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। यही सर सब। ओके, वेरी गुड। तो साथ में फिर ये भी बताओ कि जो मतलब हम पीजी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनका हमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारा नेट का जो कंटेंट है हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। हमें कहीं ना कहीं आरपीएससी अप्रोच को समझना होगा, आप ये कह रहे हो, है ना? ठीक है, जैसे मान हाँ लेते हैं जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो नेट में तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पेरिसाइक्लिक ये काफ़ी अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारे वाले थोड़े से अलग ट्रीटमेंट के होते हैं। तो उनको पहचानने के लिए आपने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर हैं जो रिसेंटली लगे हैं वो हमें देखने चाहिए, है ना, ताकि हमें लेवल का आइडिया लगे और हम उस हिसाब से कंटेंट को कवर कर पाएं। ओके, तो हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ये बात आपकी एकदम सही है। तो पीजी पोर्शन के लिए और कोई हमारे साथी सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई भी? जो पीजी पोर्शन में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं अभी, उन हम्म। पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि आरपीएससी उनको पॉइंट बना के क्वेश्चन श्योर पूछेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो नए टॉपिक्स पे फोकस करना है, आपके कहने का मतलब है कि जो टॉपिक अभी सिलेबस में लिखे गए हैं उन पे तो सवाल आएंगे ही आएंगे, आप कहीं ये कह रहे हो क्या? यस सर। ओके, 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 चलिए, ठीक है। तो पीजी का पोर्शन की आपने रणनीति बता दी। अब हम बेसिकली एक जो मूल सवाल है बहुत सारे लोगों का है वो, ठीक है, वो ये है कि जो एग्जाम के 3 घंटे हैं भाई, वो आपने उनको कैसे प्लान किया, ये तो बताओ, क्या सावधानी हमें रखनी है 3 घंटे में, क्या नहीं रखनी है? तो इसका सवाल हम आप सबसे जानना चाहेंगे, है ना? तो जो एग्जाम के जो 3 घंटे हैं उनकी आपकी स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हम यासू से जानना चाहेंगे, यासू। सर पेपर को सोल्व करने के लिए मैंने तो उसको राउंड्स में सोल्व किया था। सबसे पहले सर मैंने फर्स्ट राउंड में जो मुझे इजीली क्वेश्चंस मेरे हो रहे हैं, और जैसे न्यूमेरिकल्स हैं जो लेंथी नहीं है, जो मुझे इजीली सोल्व हो रहे हैं, जिसका मुझे ऑप्शन में मिल रहा है कि हाँ सही है, उसको मैं करती रही। तो अप्रोक्सीमेट मेरे 1.5 घंटे में 100 से अब क्वेश्चंस हो गए थे। उसके बाद मैंने, और जो मुझे लग रहे थे क्वेश्चन जिसमें मैं फंस रही हूँ, तो मैंने उसको राउंड कर दिया कि नेक्स्ट राउंड में उसको मैं कवर कर लूंगी। उसके बाद मैंने फिर ओएमआर फिल कर दी थी। तो मुझे ये था कि मेरा आधा पेपर से ज्यादा तो मेरा हो चुका है, मैंने ओएमआर भी फिल कर दिया है, तो मुझे लास्ट में ऐसे घबराहट नहीं होती कि भी मेरी पूरी ओएमआर बची है, मुझे एकदम लास्ट में सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं। उसके बाद जो मेरे 30-40 क्वेश्चंस बचे थे जो मैं कर सकती हूँ, जिन जो जो क्वेश्चंस उसके बाद मैंने वो किए। उससे से स्पीड भी बढ़ जाती है। एक हमें ऐसे लगता है कि हमारा पेपर भी सोल्व हो चुका है, ओएमआर भी फिल कर चुके हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी जल्दी कवर अप हो जाते हैं और सोल्व भी हो जाते हैं। तो ऐसे सब मैंने तो राउंड में पेपर सोल्व किया था। ओके, प्रियंका, आपकी तरफ से कोई स्पेशल टिप कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए 3 घंटे में, कैसे कॉन्फिडेंस बना रहे? वो कह रहे हैं कि हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना? कैसे करें, बताइए। जी सर, पहला तो यही है जो इन्होंने बताया है कि राउंड्स में करना है। पहला राउंड आपको जो वन ट्राई में आ रहे हैं वो आपको करने हैं, और फिर जैसे ही आपका एक राउंड हो जाए आपको ओएमआर जरूर फिल करनी है, क्योंकि फिर घबराहट होने लगती है लास्ट टाइम में, इतने 150 क्वेश्चन भरना थोड़ा टाइम लगता है। फिर इसमें एक इसमें ये है कि अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने लायक है, जिससे आप टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें हेल्प मिलेगी कि जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे हैं, जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा है, वो क्वेश्चन हो सकते हैं फिर। तो यही है कि आपको क्वेश्चन पहचानने हैं और
कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है या फिर जिसको बाद में देखना है वो आपको आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अनामिका, आप बताएं कुछ, कोई स्पेशल टिप 3 घंटे में। ये कह रहे हैं कि सर निगेटिव निगेटिव को कम कैसे करें, प्रैक्टिस करने के बाद भी निगेटिव हो रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें, ये कह रहे हैं, बताइए इनको कुछ सलाह दीजिए। सर इसमें ऐसे है कि हम जो फर्स्ट राउंड करेंगे वो 3 घंटे में, तो उसमें वो क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट राउंड में जो जिनमें हम 100% श्योर है। फिर देन सेकेंड राउंड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि 50-50% जो आ रहे हैं जिसमें 2 ऑप्शन हमने पहले से कट आउट कर दिए और 2 ऑप्शन हमें लग रहा है कि इसमें, फिर उन पे थोड़ा सा टाइम दे के उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम एक भी ऑप्शन को नहीं टच कर पा रहे हैं तो उन क्वेश्चन से दूर ही रहे तो नेगेटिव अपने आप कम हो जाता है। वेरी गुड। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि काफी बार सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे कम हम्म करें एग्जाम में, मतलब जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको कम करने का कोई तरीका, या कौन से क्वेश्चंस को स्किप करें नहीं करें, कुल मिला के ये जानना चाहते हैं कि 3 घंटे में कैसे मैं पूरा पेपर कर पाऊं सक्सेसफुली। और कोई आपके पास आइडिया हो, हम सुमन से पूछना चाहेंगे। यस सर, तो इसके लिए तो सर हमें क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हमारी सिली मिस्टेक का कारण बनता है। और दूसरा, हमें ऑप्शन भी चेक करने चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से उनको करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो ना कि इजी हम गलत ज्यादा कर रहे हैं, तो पहले जो क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो आंसर नहीं है ना, तो उनको ऑप्शन को पहले कैंसिल कर देना चाहिए और फिर मेन आंसर पे आना चाहिए। वेरी गुड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट किया, क्योंकि आरपीएससी गेम प्ले करती है ना, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट। हाँ है हाँ ना, सर। और मतलब उसमें भी घुमा फिरा के लिखती है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट नहीं है। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, 2 बार नोट आ गया ना, इनकरेक्ट भी नहीं है। तो इस तरह से नहीं। आरपीएससी की क्वेश्चंस में कई बार लैंग्वेज के साथ में गेम प्ले होता है। यदि आप पढ़ने में चूक गए ना, ठीक है, तो फिर आपका वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए केयरफुली रीड करके उसमें कीवर्ड्स को, नोट को, इनको, जैसे मेरा बताऊं, मैं तो पर्सनली क्या करता था, नोट दिखते ही मैं उसके ऊपर गोला मारता था बड़ा सा, ताकि अच्छा अच्छा। ये मेरी नज़रों से नहीं छुप जाए बस, है ना। तो ये जी इस सर। तरह से मतलब कीवर्ड्स को आपको पहचानना है ना। ये स्ट्रेटेजी आपने अच्छी बताई, ठीक है। अब एक साथी ने हमें सवाल लिखा है कि भाई लर्निंग केमिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है उससे आपने उसको कैसे कवर किया और एक टेस्ट को कितनी बार दिया, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या बोलते हैं, प्रियंका जी से मैं बात करना चाहूंगा। प्रियंका जी, इनको कुछ मतलब सलाह दें, समझाएं इनको कुछ कैसे कर सकते हैं ये। सर, जब आप कोर्स पढ़ा रहे थे उस टाइम पे आप साथ साथ टेस्ट डालते थे, तब मुझे पता नहीं था कि आपकी टेस्ट सीरीज आएगी। तो मैंने वो टेस्ट रिजर्व रख लिए थे कि मैं इनको बाद में दूंगी। तो मैं वो टेस्ट नहीं दे पाई थी, लेकिन जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज आई तो मैंने टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट दिए थे। शायद कोई 2-4 टेस्ट रहे होंगे मेरे। हाँ फुल ये, लेंथ भी दिए हैं, यूनिट वाइज भी दिए हैं, कंबाइंड टेस्ट भी दिए हैं, और फाइनल टेस्ट भी दिए हैं। फाइनल का शायद एक लास्ट का रहा था, और मैंने सारे टेस्ट दिए थे और इनसे इतनी हेल्प मिली थी। पहले तो क्वेश्चन मतलब इतने इजी नहीं होते थे कि कोई ज्यादा नंबर ला के खुश हो जाए। मतलब कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते थे आपके। और जैसे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है तो उनमें भी 4 ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। और अगर हमारा माइंड नए क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं होता है तो उनमें आपके टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होते थे कि ऐसा लगता था कि सर ये कहाँ से दे दिया। तो मतलब नए क्वेश्चन के लिए भी रेडी रेडी रहना चाहिए हमें, जिससे कि हम उनको छोड़ सकें, न कि उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर पढ़े हुए नहीं है तो उनके ज्यादा चांसेस हैं रॉन्ग होने के। तो बहुत हेल्प मिली थी आपकी टेस्ट सीरीज से मुझे। ओके, वेरी गुड। अब एक साथी ने हमें सवाल लिखा है कि अगली यूनिट पढ़ते हैं तो पिछली भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनके लिए हम पूछेंगे अनामिका जी से, आप क्या सलाह देंगे इनको, कैसे ये मतलब करें, ये तो बड़ी समस्या हो गई इनके लिए। सर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि हमने एक यूनिट पढ़ी, उस उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट यूनिट को पढ़ते पढ़ते अगर उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेके जो लास्ट यूनिट थी उसकी पीवाई की और उसके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है कि हाँ पहले वाली यूनिट नहीं भूली है हमने, तो कॉन्फिडेंस भी आता है अपने आप कि हाँ चल रहा है ठीक है। ओके, और कोई टिप हमारे कोई साथी देना चाहते हो।
प्रियंका, याशु, सुमन, कोई भी? खैर आप लोगों के साथ ये समस्या तो नहीं थी, नहीं तो ये बोलने वाली होती तो फिर मुश्किल हो जाता, लेकिन काफी बार होता है ये। ठीक है, तो इनको हम यही सलाह दे सकते हैं कि अम, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप उसके पीवाईक्यू लगा सकते हो, है ना। और जैसा कि हम रिवीजन में यासु ने हमें और प्रियंका जी ने और सुमन ने हमें पहले ही बता चुके हैं कि ये बेसिकली रिवीजन की आपकी प्रॉब्लम है। आपको अपना रिवीजन प्लान करना होगा, है ना। आपको अपना रिवीजन प्लान करना होगा कि जो पोर्शन आपने कवर कर लिया उसको टाइम से रिवाइज भी करना है। ऐसे नहीं है कि 1 यूनिट करे हुए आपको 3 महीने हो गए, तो फिर तो भूलोगे ही भूलोगे। इसलिए आपको ये भी देखना है कि पिछले महीने मैंने कौन कौन सी यूनिट कवर करी थी, और इस महीने कम से कम 2-4 दिन 5-6 दिन में उनको देख करके उनको रिवीजन करूं, या उनके कोई टेस्ट फेस करूं, या उनके पीवाईक्यू निकालूं, ताकि वो वापस माइंड में घूमेंगे वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो थोड़ी सी आपकी जो लर्निंग है वो स्थायी हो जाएगी। तो इस तरह से आप डील कर सकते हो भूलने वाली समस्या से। और हमारे किसी के साथी के विचार हैं तो बताएं, या आगे चलें, बताओ। सर टेस्ट सीरीज का मैं एक बताना चाहूंगी कि हम्म। मतलब ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं तो आपको खुश नहीं होना है ज्यादा, और अगर बहुत कम आ गई तो आपको निराश नहीं होना है। बस आपने टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट को आपको एक बार टेस्ट देने के बाद में उसको आधा पौन घंटा एनालाइज जरूर करना है। कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या वो क्वेश्चन सही हुआ, वो तुक्के से हुआ है या फिर मुझे याद था। गलत है वो इस कारण से गलत हुआ है कि पढ़ा नहीं, या फिर पढ़ के भी गलत हो गया तो उसको देखना है कि मैं भूल गया, या फिर ऐसी कौन सी अप्रोच थी जो मतलब अपनानी थी इसमें। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो शायद स्ट्रेस कम होगा। कि टेस्ट सीरीज में जो नंबर आते हैं उनको ज्यादा हमें माइंड में नहीं लेना है, बस उसको एनालाइज करना है और हमें इम्प्रूव करना है खुद में। ओके ओके ओके। तो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपने काफ़ी अच्छा बताया कि इसको कैसे यूज लिया जा सकता है। अब हमारे एक साथी हैं जिन्होंने हमें लिखा है कि एग्जाम पास में है तो पढ़ाई पढ़ाई में टेंशन ज्यादा हो रही है इनको, कि उसको कैसे मैनेज करें टेंशन को। यानी कि ये कह रहे हैं कि काम कैसे रहें और मोटिवेटेड कैसे रहें। ये जो अभी जो एग्जाम का टाइम आ गया, मतलब इनका कहने का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है ये थोड़ा सा टेंशन फील कर रहे हैं या थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं। ठीक है, तो ये उसी को कह रहे हैं कि भाई हम उसको कैसे कंट्रोल करें, जो प्रेशर क्रिएट होता है या टेस्ट की रैंक देख करके जो भी मतलब माइंड में जो आता है वो उसको समझ लो, या कभी ये लगता है कि हम अब 45 दिन बचे रिवाइज कैसे करेंगे उसको समझ लो, किसी भी कारण से जो, या फिर ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी कारण से जो उनको टेंशन होती है ना, मेंटल प्रेशर आता है, उसको कैसे हैंडल करें, इसके लिए मैं सबसे पहले यासु से जानना चाहूंगा। यासु। तो सबसे पहले तो पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, और पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे 5 से 10 मिनट का ब्रेक्स भी लेते रहें, और अपने डेली अपने टारगेट डिसाइड करें कि कैसे पढ़ना है। पूरे दिन में इफेक्टिवली स्टडी करें, और मेन अब ये टाइम ऐसा है कि इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जी सर। वेरी गुड। और हमारे कोई साथी अनामिका, सुमन, प्रियंका, कोई आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? आपको भी डर लगा बीच में कि भाई क्या होगा, तैयारी कैसी चल रही है, नहीं चल रही है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार से फिर से इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? तो आपने कैसे डील किया उस जो माइंड में जो आती है ना ख्याल, है ना, उनसे कैसे डील किया आपने? सर इसमें ऐसा था कि मेरे साथ भी ये हुआ था कि एग्जाम से कुछ दिन पहले मुझे लगा था कि शायद मेरे से नहीं होगा, मैंने गलत ही चूज कर लिया ये। लेकिन फिर अपने आप थोड़ा सा फ्रेंड्स पेरेंट्स सबने समझाया कि हाँ हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे टेंशन से थोड़ा ना कुछ होगा। तो कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बिल्डअप किया कि ये एक ऑप्शन ये भी है कि ऐसा तो नहीं कि एक एग्जाम ही अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो इस वजह से बस यही सोच के प्रिपरेशन जारी रखी और सिलेक्शन तक आ गए थे। यस यस, ये आपने अच्छी बात बताई। प्रियंका, आपके पास कोई टिप है, आप बताना चाहेंगे कुछ? सर टेंशन का तो ये है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि जो सबको होती है, तो मुझे भी हुई थी। लेकिन ये सोच के पढ़ा था कि बस मुझे रिजल्ट का नहीं देखना है कि रिजल्ट क्या आएगा, मैं क्या कर सकती हूँ इस एग्जाम के लिए, उस पर ध्यान दिया था। अपना 100% देना है, बिना नेगेटिव विचारों को ज्यादा ध्यान में किए, और फ्री माइंड होके पढ़ना है। ठीक है।
सुमन, आप बताओ, आपको जो डर लगा तैयारी के दौरान, क्या भावनाएं रही, क्या यस रहा, सर। कैसे कंट्रोल किया? यस सर, एग्जाम जब पास में था डर तो लगता था, लेकिन इसमें मेरा पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। वो हमेशा मुझे कहते टेंशन मत ले कि एग्जाम नहीं है, आगे और एग्जाम होंगे। और फिर मैं करती गई। गुड उनका गुड सपोर्ट रहा सर। गुड। इसका मतलब जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, या क्या बोलते हैं, जो हमें एक पॉजिटिव विचारों के साथ रखते हैं, जो है ना, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, या जो हमारे साथ पॉजिटिव विचारों को शेयर करते हैं, उनके साथ हमें इंटरेक्शन करना चाहिए ऐसे माहौल में, ताकि वो हमें यस धैर्य सर। बंधा सकें कि नहीं नहीं भाई, अभी टाइम है, लगे रहो। लगे रहोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत कर रहे हो, अच्छा ही होना है। ठीक है, ये यदि कोई तैयारी करते करते ये यदि कोई संबल बंधा देता है कि भाई आपने मेहनत करी है, रिजल्ट अच्छा आएगा, बस आप इसको जारी रखो, तो एक हौसला मिलता है कि चलो इतने दिन मेहनत करी है, कुछ दिन और करते हैं बोल करके। सही बात है ये, है ना? हाँ यस। ओके ओके। तो अब क्या बोलते हैं, एक साथी ने हमें ये लिखा है कि केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस कैसे करें? क्या पूरी इनऑर्गेनिक एक साथ करूं, या पूरी ऑर्गेनिक एक साथ करूं, या एक एक यूनिट करूं? कैसे करूं, इन सबको कैसे मैं कंबाइन करके कर सकता हूं, ये हमें एक साथी ने पूछा है। तो हम सुमन से जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया, और ये क्या सजेस्ट करेंगे इनको। सुमन। यस सर। सर पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ही प्रैक्टिस करें। तो सर पहले थ्योरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद सबसे पहले आरपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करें। उससे काफी हेल्प मिलती है और हमें क्वेश्चन के पैटर्न के बाद में पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर ये करने के बाद सर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एक्सरसाइज क्वेश्चन वो सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। और सर उसके बाद सर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, वो भी सर आरपीएससी के अकॉर्डिंग थे आपके। तो सर फिर मैंने उनको सॉल्व किया। ओके, यस सर। वेरी गुड। तो क्या ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ऑर्गेनिक की यूनिटें इनको एक साथ करनी चाहिए क्या? यस सर, क्योंकि इनकी यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनको एक साथ करेंगे तो फायदा होगा। और जैसे इनऑर्गेनिक में भी हैं तो यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं। हम पहले वो पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ते हैं तो उनमें हमें पी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हेल्प मिलती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ लिए तो हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इजी लगने लगती है। तो सर यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनको ऐसे पढ़ना चाहिए। ओके। तो आप इस बात को इशारा कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक की जो यूनिट हैं वो हम एक साथ करें, और ऑर्गेनिक की एक साथ कर लें, फिजिकल की एक साथ कर लें, और इसमें और भी कोई सावधानी रखनी हो हमारे साथियों को, तो उसके लिए ओपन है, सेशन ओपन है, हमें सलाह दे सकते हैं याशु, प्रियंका और अनामिका, कोई भी। जैसे इन्होंने इशारा किया कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, जैसे डेल्टा जी है, अब वो थर्मोडायनेमिक्स में भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यूनिट्स कनेक्टेड है, और न्यूमेरिकल सोल्व करने की स्ट्रेटेजी आपस में कनेक्टेड है, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के और केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में काम आते हैं, और कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में जो सीखते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आते हैं। और एल्कोहल की और आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स की, इनकी तो रिएक्शन ही बहुत सारी कॉमन है, आप देख लो, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, वो आपका अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, और कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की आप रिएक्शन देखोगे तो आपको सब जगह फैली हुई मिलेगी। तो आप ऑर्गेनिक करो तो एक साथ करो, इनऑर्गेनिक करो तो एक साथ करो, क्योंकि आप देखो पी ब्लॉक के और केमिकल बॉन्डिंग के और केमिकल पेरियोडिसिटी के, जैसा कि हमने हमें सुमन ने बताया कि इनके तो क्वेश्चन ही एक कॉमन से होते हैं। कई बार आपको लगेगा कि पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्डर पूछा हुआ तो केमिकल पेरियोडिसिटी में भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो इनसे समझने में हेल्प मिलती है। तो कुल मिला के बात का निचोड़ यही है कि आप कोशिश करो कि आप ऑर्गेनिक करो तो आप सीक्वेंस में, जैसे हमने सीक्वेंस बनाया हुआ है वैसे उसी सीक्वेंस में करो, इनऑर्गेनिक भी आप एक सीक्वेंस में करो। ठीक है, वो इसका बात का निचोड़ है। अब फाइनली जो हमारे सवाल थे, मोटे मोटे रूप से वो हमने उनको एड्रेस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेता हूँ और कुछ हमारे पास है तो। रिवीजन के लिए बेस्ट मेथड ये हो गया, एग्जाम नियर है तो पर टेंशन होता है, ये भी हो गया। एग्जाम के अंतिम दिनों की रणनीति पे हमने बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
और दोनों पेपर को कैसे मैनेज करना, हाँ भाई ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ हमें। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को साथ साथ मैनेज करें या कैसे करें, या वीकली टारगेट लें, क्या करें? मतलब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि एक दिन में मुझे दोनों पढ़ने हैं, या एक वीक में मैं 4 दिन और 2 दिन का कॉम्बिनेशन बनाऊं, या एक एक यूनिट का कॉम्बिनेशन बनाऊं, कैसे मैं कर सकता हूं? उसको थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें प्लीज, कोई भी आप में से। सर दोनों को एक साथ लेके चले वो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर पहले अगर अपने दिन में अगर अपन 7 से 8 घंटे पढ़ रहे तो दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है। तो पहले अगर जीके वाला पोर्शन अपन पढ़ ले 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे जो भी हो, और फिर पीछे वाला टाइम अपन केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े, तो दोनों साथ लेके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके। ओके, ठीक है। आपने क्या किया था प्रियंका, आपने कैसे मैनेज किया दोनों को? सर मैं पहले पढ़ती थी, तो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी तब मेरा जीके पढ़ने का मन नहीं करता था, और मैं जीके पढ़ने लग गई, मतलब कि ऐसे मैंने पहले किया था। तो अगर मैं जीके पढ़ रही हूँ तो फिर केमिस्ट्री का मन नहीं किया। फिर मैंने इनको दोनों को साथ में बैलेंस किया ताकि दोनों यूज टू रहें, नहीं तो मैं केमिस्ट्री छोड़ू नहीं ही मैं जीके छोड़ू, तो दोनों को टाइम देना है। यासु आपने कैसे मैनेज किया बताओ? सर दोनों पार्ट्स को साथ साथ लेके ही चली थी मैं भी सर। किसी को भी छोड़ के हम नहीं चल सकते। अगर जीके पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो फिर हमारी केमिस्ट्री वीक होने लग जाएगी, या केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जीके का पार्ट वीक रह जाएगा। तो दोनों को इक्वल वेटेज देना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनामिका जी आप कुछ सजेस्ट करेंगे? तो मैंने तो जो स्टडी टाइम था उसको डिवाइड कर लिया था कि मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़नी है हाफ टाइम में, उसके बाद 2 से 4 घंटे डेली फर्स्ट पेपर को देना था। तो ये ठीक शुरू है, से लेकर एंड तक यही स्ट्रेटजी फॉलो की मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो हमने ले लिए हैं, है ना? वैसे तो असली नंबर तो क्वेश्चंस का काफ़ी सारा है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना? जैसे फर्स्ट पेपर के हमने एक साथ एड्रेस कर लिया, केमिस्ट्री को हमने एक साथ एड्रेस कर लिया, ठीक है। अब देखो सेशन ओपन है आप लोगों के लिए। दो, एक ही सवाल है मेरा, आप सब कैंडिडेट्स को क्या आपका मैसेज उनके लिए होना चाहिए इन 2 महीने के लिए, या वो जो जो अगली वैकेंसी भी देख रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भी बीएड कर रहे हैं वो अगली वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए क्या आपका उनको मैसेज होगा, ठीक है ना? क्या आप उनको एक कहना चाहते हैं, और कोई स्पेशल टिप भी आपके पास है वो भी आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए इनवाइट करता हूँ अनामिका जी को, आप बताएं कि मतलब आप उनको अपना मैसेज बताएं, और जो भी आपके पास जो भी आप टिप उनको देना चाहें, प्लीज। सर इसमें ये है कि हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उससे पहले तो अपने आप को ये इस बात के लिए स्ट्रोंग बनाओ कि हाँ मुझे करना है तो इसमें 100% ही करना है, अपना खुद का 100% देना है। ना कि ऐसे कि डील तो कर ली बड़ी एग्जाम से और कर नहीं पा रहे हम 50%, तो उसके लिए ये होगा कि 100% दे। और उसके साथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल, कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर हमारा ठीक रहेगा तो हम किसी भी एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल ही हमारा वीक हो गया, हो सकता है एग्जाम टाइम पे और ज्यादा लो फील हो, तो उसको मैनेज करके हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका आप कुछ बताओ, क्या मैसेज होगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? जी सर, अभी बहुत कम टाइम बचा है, और इस कम टाइम को आप इस प्रकार से पढ़ना है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। मतलब मैं जब भी तैयारी की थी, मैंने थर्ड ग्रेड की थी, और फिर वो कैंसिल भी हो गई थी, फिर दोबारा दी थी, उसमें जीके भी पढ़ा था, तो मैंने यही करके पढ़ा है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और बस खुद के लिए पढ़ना है, अपने कैरियर के लिए पढ़ना है, और पॉजिटिव रहना है, खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि मैं ये कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, तब तो वो ठीक से तैयारी भी नहीं होती है। तो खुद पे कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहते हुए फिर आगे बढ़ना है। सुमन आप बताओ कुछ। यस सर, अभी 2 महीने बचे हैं तो सर 2 महीने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, और रिवीजन पर फोकस रखें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं उनको पढ़ें, और सर मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अभी जो गलतियां टेस्ट में अभी हम देंगे तो वो एग्जाम में नहीं होगी। तो बस ये। फाइनली हमारे क्या बोलते हैं, याशु गुप्ता, प्लीज। हाँ जी सर। सर बस मैं यही कहूंगी कि नेगेटिव पीपल से दूर रहें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और मोटिवेटेड रहें। बस मेहनत करें, लगे रहें बस।
और एग्जाम हो जाएगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से, इसलिए क्योंकि जो आपने गाइडेंस दिया है स्टूडेंट्स को, है ना, पिछले 1 घंटे में, वो काबिले तारीफ है। आपने ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर जवाब दिया है, ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया है जिनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में संशय की स्थिति होती है। वो क्या करें, कैसे करें, इस स्थिति में होते हैं, और उनके नियर बाई सराउंडिंग में ऐसा कोई होता भी नहीं है कि जो उनको ये बता सके कि भाई उनको क्या करना चाहिए। तो आपने जो भी बताया है सेकंड पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, उससे नो डाउट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो इस एग्जाम को फेस करेंगे, या आने वाले समय में जो तैयारी करेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छा गाइडेंस तैयार हो गया। ठीक है, तो आप सबको ये जो गाइडेंस आपने दिया है, ये जो आपने हेल्प करी है लोगों की, है ना, उनको रास्ता दिखाने का काम किया है, जो दुविधा में थे लोग उनको दुविधा से निकालने का काम किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके लिए सच में बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से जो जो भी आपने बताया है उससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज का इस सेशन आपने ज्वाइन किया और आपने इतना टाइम स्पेंड किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ ही साथ आपको आगामी जो आपका जीवन होने वाला है, जिसमें आप हो सकता है और बड़े एग्जाम की आप तैयारी करोगे, ठीक है ना, और आपके कुछ निजी जीवन के कुछ टारगेट्स होंगे, ठीक है, कैरियर को और अपनी हाइट पे लेके जाओगे आप लोग, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्कूल लेक्चरर के पद पे ज्वाइन करो, गवर्नमेंट स्कूल में अपना एक जो अच्छा रुतबा होता है वो रुतबा बनाओ। लोग आपको आपके काम से पहचानने चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई मैडम है और मैडम का अच्छा सब्जेक्ट पे कमांड है ना, ठीक है, और मैडम अपने जो पोस्ट पर या अपने जो काम में है उसमें परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आपका एक 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 मतलब व्यक्तित्व स्थापित होना चाहिए आपके ऑफिस में, ऑफिस से जुड़े हुए लोगों के बीच में। आप अच्छा करें जीवन में, और भी कैरियर की ऊंचाइयों को आप पाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, अनंत बधाइयों के साथ आपके अंतिम चयन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार लर्निंग केमिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।